तो आइए सुबह 9 बजे की खबरों की अब शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और वियतनाम के उपराष्ट्रपति के बीच बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर। रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और नवीकरणीय ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए 12 मई को मतदान। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह और मेनका गांधी की किस्मत का होगा फैसला। मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, जगदम्बिका पाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हरियाणा के रोहतक और हिमाचल प्रदेश की मंडी में रैलियां। पंजाब के होशियारपुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हरियाणा के हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ में रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में जनसभाएं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। बीएसपी प्रमुख मायावती की दिल्ली में रैली। राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं और राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ होगी सुनवाई। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिए विवादित बयान के लिए राहुल गांधी ने 8 मई को हलफनामा दायर कर बिना शर्त मांगी है माफी। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मतभेदों को दूर करने के लिए वार्ता शुरू। ट्रेड वॉर खत्म करने को लेकर सकारात्मक नतीजों की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा चीन के साथ ट्रेड डील अब भी मुमकिन। मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने चीन के $200 बिलियन के उत्पादों पर आज से शुल्क बढ़ाने का किया है ऐलान। यात्रा के दूसरे दिन हनोई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपनी समकक्ष उपराष्ट्रपति डांग थी नगोक थिन से मुलाकात करके आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे में सुधार समेत आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। वियतनाम के उपराष्ट्रपति से मुलाकात को उपराष्ट्रपति ने सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देश रक्षा और सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और नवाचार आधारित क्षेत्रों के शांतिपूर्ण उपयोग में द्विपक्षीय सहयोग को और बेहतर और मजबूत बनाने पर सहमत हुए हैं। चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के आधार पर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण के महत्व को दोहराया है। भारत और वियतनाम ने खुले, पारदर्शी, समावेशी और नियमों पर आधारित आपसी सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने संबंधित देशों से दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर सहमति बनाने की भी अपील की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का पारंपरिक स्वागत किया गया। वियतनाम दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हनोई में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संवाददाता राजकमल राव वियतनाम में ही मौजूद है जो उपराष्ट्रपति के इस दौरे पर नजर रखे हुए हैं। राजकमल, उपराष्ट्रपति ने अपने समकक्ष उपराष्ट्रपति डांग थी नगोक थिन से मुलाकात की और इससे पहले उन्होंने हनोई में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया था। इसके अलावा आगे के कार्यक्रमों की बात करें तो क्या खास रहेगा आज? उपराष्ट्रपति अपने वियतनाम के दौरे में पहले ही भारतीय नागरिकों से यहाँ बातचीत की और उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बताया। और उपराष्ट्रपति ने आज वियतनाम के उपराष्ट्रपति से भी बातचीत की और उन दोनों के बातचीत में जैसे डिफेंस, स्पेस, तकनीकी और इस तरह की सुविधाएं वियतनाम को देने की बात की गई है। और उपराष्ट्रपति यहाँ पे 16वीं यूनाइटेड नेशंस वेसाक दिवस है जो बौद्ध समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, उस
उसमें उपराष्ट्रपति कीनोट वक्ता भी है और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति भारत और वियतनाम के रिश्ते के बारे में भी जिक्र किया उनकी मुलाकात में, जब वो उपराष्ट्रपति वियतनाम से मिले थे। और उपराष्ट्रपति ने वियतनाम में आते ही यहाँ के जो मार्टर्स और हीरोज़ हैं उनको भी ट्रिब्यूट किया। और उपराष्ट्रपति ने भारत की तरफ से वियतनाम को तकनीकी तौर पे, लैंग्वेज ट्रेनिंग पे और डिफेंस और स्पेस मामलों में भारत की तरफ से सहायता करने की भी आश्वासन दी। और आइए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस दौर के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इस दौर में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, हरियाणा की सभी 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटें और झारखंड की 4 सीटों पर भी इस चरण में वोटिंग होनी है। इस दौर में 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाता 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें होंगी उनमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जगदम्बिका पाल शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रघुवंश प्रताप सिंह, अजय माकन, कुमारी शैलजा की किस्मत भी दांव पर होगी। वहीं मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, विजेंद्र सिंह और कीर्ति आजाद भी इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए चुनावी हलचल समझते हैं। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता बिहार के बेतिया से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज प्रचार का आखिरी दिन है और जाहिर तौर पर बिहार की जिन सीटों पर मतदान होना है वहां भी प्रचार को लेकर कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही होगी फिलहाल। अखिलेश, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो आखिरी दिन किस तरह की हलचलें हैं बिहार में, जिन सीटों पर मतदान होना है वहां प्रचार को लेकर किस तरह की जोर आजमाइश हो रही है आखिरी दिन प्रचार के? लगता है अखिलेश तक आवाज जाने में कुछ दिक्कत है, फिलहाल हम उनसे। जी अखिलेश। जी बताइए। हेलो अखिलेश, हम यही जानना चाह रहे हैं, प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरह की सरगर्मियां आज दिखाई दे रही हैं बिहार में? देखिए, प्रचार का आखिरी दिन है निश्चित तौर पे, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन के पहले इस इलाके में कल जो राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव थे, उसके बाद नीतीश कुमार भी इस इलाके में थे। और ये इलाका खास तौर पे इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इलाके की आठों सीटें राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है उसके पास थी। और जो महागठबंधन जिसे कह रहे हैं, महागठबंधन की कोशिश है कि इसमें सेंध लगाई जाए। तो अब जो स्थिति है, हर जगह पे लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्रों में भेज चुके हैं। कल रात में 1 बजे तक रघुवंश प्रसाद सिंह का जो इलाका है, वैशाली इलाका, रात में 1 बजे तक वहाँ रोड शो होता रहा। हालांकि वहाँ रोड शो में कोई माइक का उपयोग नहीं किया गया, लोग सड़कों पे ऐसे ही घूमते रहे, इस तरह की बातें हुई। तो वहाँ अनंत सिंह है, जो अनंत सिंह आप जानते हैं कि मुंगेर के हैं और मुंगेर के बाहुबली भी माने जाते हैं। और वे रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रचार में उतरे और माना जा रहा है कि इस दौर में जो चुनाव होने हैं उसमें महागठबंधन की तरफ से सबसे सशक्त उम्मीदवार अगर कहें तो राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह हैं। उनके पक्ष में जो है तरह तरह की जो जातीय गठबंधन है उनके साथ आ गई हैं। और उसके अलावा जो एक खास बात ये माना जाता है कि उस इलाके में जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहा है पुराने दिनों में भूमिहार और अन्य जातियों के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करके जातीय समीकरण का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। पुराने नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अगर इस इलाके में कहें, जहाँ की मैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या वाल्मीकि नगर में इलाके में कहें, तो वाल्मीकि इस इलाके में महागठबंधन की स्थिति के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ महागठबंधन ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो उम्मीदवार काफी अच्छे नहीं हैं। जैसे अगर कहें कि पूर्वी चंपारण में जहां राधा मोहन सिंह है कृषि मंत्री, उनके खिलाफ एक नए उम्मीदवार को, और वो भी बाहर के उम्मीदवार हैं, स्थानीय नहीं है, अखिलेश
प्रसाद सिंह जी, उनके पुत्र को दिया गया है, पहली बार वे राजनीति में उतरे हैं। इसी तरह से वाल्मीकि नगर से तो दिया गया है, केदार पांडे पुराने नेता थे कांग्रेस के, उनके पुत्र को दिया गया है। शाश्वत उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, अचानक राजनीति में कूद पड़े। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने इस दौर में उम्मीदवार देने में कई तरह की चूकें की हैं, जिसका अब खामियाजा उनको देखना होगा कि इसका असर नहीं, किस तरह से चुनाव में देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इस जानकारी को बेतिया से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पहले हरियाणा के रोहतक में जनसभा करेंगे और रोहतक सीट पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा से है। हरियाणा के बाद वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के आश्रय शर्मा से है। प्रधानमंत्री पंजाब के होशियारपुर में भी जनसभा करेंगे। होशियारपुर से बीजेपी ने सोम प्रकाश को मैदान में उतारा है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 12 मई को छठे दौर में वोट डाले जाने हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 और पंजाब की सभी 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होना है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के हिसार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के चरखी दादरी में भी जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के ऊना में और चंडीगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में 4 रैलियों को संबोधित करेंगी। वो सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और भदोही में रैलियों को संबोधित करेंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज दिल्ली में रैली को संबोधित करेंगी। कुछ और अहम खबरों पर नजर। राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ सुनवाई होगी। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने बयान को लेकर दायर अवमानना याचिका के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 पेज का नया हलफनामा दायर करके अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली है। अयोध्या भूमि विवाद की हल के लिए गठित मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार कर सकता है। शीर्ष अदालत ने इस मसले में आपसी समाधान के लिए 8 मार्च को एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कफीउल्ला को अदालत ने इस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस FM कफीउल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू भी शामिल थे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की संवैधानिक बेंच ने इस पैनल के गठन का फैसला लिया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मंदिर को बड़े ही खूबसूरत ढंग से फूलों से सजाया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई और फिर सुबह करीब 4:15 पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए। साथ ही उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। आज भगवान बद्रीनाथ के निर्वाण दर्शन होते हैं। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डालें तो अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 2 दिवसीय वार्ता कल शुरू हुई, जो आज भी जारी रहेगी। इसमें ट्रेड वॉर खत्म करने को लेकर सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ ट्रेड डील अब भी मुमकिन है। हालांकि मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने चीन के $200 बिलियन के उत्पादों पर आज से शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।